नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रुद्रप्रयाग को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की सौगात मिली है। तो 85 करोड़ 94 लाख की योजनाओं का तोहफा दिया गया है। 27 करोड़ 4 लाख की लागत की 20 योजनाओं का लोकार्पण किया गया है। 52 करोड़ 30 लाख की लागत से बनी योजनाओं का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने किया है। एक बड़ी सौगात रुद्रप्रयाग वासियों को मुख्यमंत्री ने दी है। तो करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री ने दी है रुद्रप्रयाग वासियों को और बताया जा रहा है कि इस सौगात से लोगों को बेहद सहूलियत मिलेगी। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने करोड़ों की सौगात रुद्रप्रयाग वासियों को दी है और बताया जा रहा है कि करोड़ों की सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से कई करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है। कई करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष के प्रदेश व्यापी दौरे के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। फिलहाल राम मंदिर निर्माण को लेकर चंदा इकट्ठा करने के लिए पार्टी ने सभी संगठनात्मक कार्यक्रम और दौरे स्थगित किए हैं, लेकिन 9 फरवरी से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर विधानसभाओं में दौरे शुरू करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष के दौरे को लेकर पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया है, जानकारी दी है कि बीजेपी अध्यक्ष अपने प्रदेश व्यापी दौरे के अंतर्गत 9 फरवरी से चौथे चरण में रामनगर और पौड़ी जिले की विधानसभाओं का दौरा करेंगे। मीडिया प्रभारी ने यह भी बताया कि 12 फरवरी से सभी प्रदेश प्रवक्ता भी जिलों में प्रवास करेंगे और केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा जाएगा, जनता के बीच पहुंचाया जाएगा। तो बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत अब दोबारा से दौरे शुरू करेंगे। आगे बढ़ लेते हैं। उत्तराखंड में 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर का जबरदस्त प्रभाव देखने को मिला था। 2017 में उत्तराखंड बीजेपी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई और अगले महीने की 18 तारीख को बीजेपी सरकार अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। वहीं आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रही है। उत्तराखंड बीजेपी ने 22 के चुनाव में 60 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या 22 का रास्ता बीजेपी के लिए इतना आसान रहने वाला है? क्या सत्ताधारी बीजेपी विपक्ष दल कांग्रेस को चुनौती के रूप में नहीं देख रही है? बीजेपी नेताओं के बयानों से तो यही लगता है कि वो 2022 में फिर से सरकार बनने को लेकर आश्वस्त है। 2022 के चुनाव और कांग्रेस की चुनौती को लेकर बीजेपी विधायक पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कांग्रेस एकजुट ही नहीं है और इसलिए सरकार के कामकाज के दम पर राज्य में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और इस बार 2022 के चुनाव में बीजेपी 57 पार करते हुए 60 सीटों पर जीत हासिल करेगी। तो दावे शुरू हो गए हैं 2022 के चुनावों से पहले। पुष्कर सिंह का कहना है कि कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आ रही है। राज्य सरकार अपनी नीतियों, अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी और जीत हासिल करेगी। और खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस हाईकमान ने कोऑर्डिनेशन की कमेटी की लिस्ट जारी की है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। कमेटी में पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह शामिल हैं और इसी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भी इस लिस्ट में शामिल है। कांग्रेस हाईकमान ने संगठनात्मक कामों के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है और इसके साथ ही एमपी प्रदीप टमटा, राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन और उपनेता प्रतिपक्ष करण महरा और पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी भी इस कमेटी में शामिल है। 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। 9 सदस्यीय कोऑर्डिनेट कमेटी का गठन कांग्रेस की तरफ से किया गया है, जिसमें काफी बड़े नाम शामिल हैं। संवाददाता चंद्रमोहन आगे की जानकारी देंगे। चंद्रमोहन, जो 9 सदस्यीय कमेटी का जो गठन किया गया है, क्या 2022 के लिए ये तैयारी है कांग्रेस की? जी बिल्कुल, देखिए इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का जिस तरह से गठन हुआ है और तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको इसमें शामिल किया है, इससे जाहिर होता है कि ये जो कमेटी है वो 2022 के चुनाव के लिए संगठनात्मक जो कामकाज है उनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तमाम जो चुनावी में जब पार्टी जाती है तो उसको कार्य योजना बनानी पड़ती है, तमाम तरह के जो कार्यक्रम है वो आयोजित करने पड़ते हैं और उसको प्रदेश स्तर पर ही कुछ फैसले भी जो है संगठन लेता है, तो उसको
उसको पूरा करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने ये कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया है और अन्य जो उत्तराखंड कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। पूर्व सीएम हरीश रावत भी इसमें शामिल है, प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें शामिल है, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश भी इसमें शामिल है। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भी इसमें शामिल है, एमपी प्रदीप टमटा राष्ट्रीय सचिव और उपनेता प्रतिपक्ष और पूर्व राष्ट्रीय सचिव, ये 9 लोग इस कमेटी में हैं। और ये पूरी तरह से जो 2022 का चुनाव होगा उससे पहले जितने भी तमाम संगठन के कामकाज हैं और कार्यक्रम हैं उनकी रूपरेखा प्रदेश स्तर पर तैयार करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन ये जानकारी हमें देने के लिए। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार का मिशन रोजगार परवान नहीं चढ़ पा रहा है। सरकार लाख दावे कर रही है लेकिन सरकारी पदों पर बम्पर भर्तियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हर हाथ को काम दिया जा रहा है लेकिन सरकारी एजेंसियों के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो हकीकत में ऐसा हो नहीं रहा है। रोजगार के मुद्दे पर घिर गई त्रिवेंद्र सरकार, सवाल उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट में देखिए। रोजगार के मुद्दे पर घिर गई त्रिवेंद्र सरकार। देवभूमि पर क्यों पड़ रही बेरोजगारी की मार? उत्तराखंड में क्यों दौड़ रही बेरोजगारी की रेल? क्या सीएम त्रिवेंद्र के दावे अफसरों ने कराए फेल? उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार भले ही लाखों दावे कर रही हो कि वो भरपूर रोजगार दे रही है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है, क्योंकि उत्तराखंड आज भी बेरोजगारी की मार झेल रहा है। जमीनी हकीकत यह है कि उत्तराखंड में साल दर साल बेरोजगारों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि उत्तराखंड सरकार के खुद के आंकड़े ही इस कड़वी सच्चाई को बयां कर रहे हैं। दिसंबर 2020 तक क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालयों में 7 लाख से ज्यादा बेरोजगार पंजीकृत हुए। केवल साल 2020 में ही प्रदेश के सेवा योजन कार्यालयों में 1,05,572 बेरोजगारों ने पंजीकरण कराया। साल 2020 में आई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की रिपोर्ट में उत्तराखंड 22.3% बेरोजगारी की दर के साथ पूरे देश में टॉप पर रहा। जबकि 2019 में आई राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO की वार्षिक रिपोर्ट में 2017-2018 में उत्तराखंड देश में 7वें पायदान पर था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011-2012 में बेरोजगारी दर 3.2% थी, जो 2017-18 में दोगुने से अधिक बढ़कर 7.60% हो गई। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2019 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 14.2% पाई गई थी। 2019 में आई प्रदेश सरकार की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में 15 से 29 साल के नौजवानों की बेरोजगारी दर 17.4% थी। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के मैदानी और शहरी इलाकों के युवा ज्यादा बेरोजगार निकले। बेरोजगारों का ये वो आंकड़ा है जो सरकारी सेवा योजन कार्यालयों में दर्ज है। अगर बगैर पंजीकृत बेरोजगारों की बात करें तो शायद ये आंकड़ा इससे भी कई गुना ज्यादा हो सकता है। बेरोजगारों का यही आंकड़ा सरकार और सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों के दावों की पोल खोल रहा है और विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे रहा है। आज जो हमारे पूरे देश का अगर आप आंकलन करते हो तो उत्तराखंड नंबर 1 में 23% बेरोजगारी है। यहाँ पर सबसे टॉप में है, सारे राज्यों के टॉप में है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने 7 लाख लोगों को रोजगार दिया। कहाँ दिया आपने? कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि लोक सेवा आयोग ने 4 साल 18 मार्च को सरकार पूरी करेगी। लोक सेवा आयोग ने अभी तक एक भी व्यक्ति को रोजगार देने का काम नहीं किया। जिस दिन से ये सरकार आई है 4 वर्ष लगभग पूरे होने जा रहे हैं, 1 महीने के अंदर मार्च आ रहा है। हर वर्ष को ये सरकार रोजगार वर्ष के रूप में मनाती।
जब से उत्तराखंड बना है इन 20 सालों में सबसे कम विज्ञप्तियां या सबसे कम एडवर्टीजमेंट इसी सरकार के कार्यकाल में निकले हैं। हालांकि बीजेपी और सरकार के जिम्मेदार अभी भी यही दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने बम्पर रोजगार दिया है और लगातार भर्तियां निकाली जा रही हैं। यहाँ पर पलायन आयोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार ने बनाया और उसके साथ साथ जो कोरोना काल है, हमारा उत्तराखंड राज्य पहला राज्य है जहाँ पर कोरोना काल में बहुत अच्छा काम हुआ। जितने भी जो लोग बाहर से आए उनके लिए यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था की गई और हमारी सरकार पूरी तरह से यहाँ के नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए पूरी तरह संवेदनशील है। 2014-15 से हमारा आयोग चल रहा है, तो और पिछले 5 सालों में हमने 6,800 कुल भर्तियाँ की थी और इसी वर्ष और पिछले वर्ष मिला के हमको लगभग एक वर्ष में 7,200 भर्तियां हम निकाल रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर बीजेपी के दावे सच्चे और पक्के हैं तो क्या सरकारी एजेंसियों के आंकड़े झूठ बोल रहे हैं? क्या बीजेपी संगठन, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार और जिम्मेदार पदों पर बैठे अफसरों को ये आंकड़े दिखाई नहीं देते, या फिर जानबूझकर सरकार के मिशन रोजगार पर पानी फेरा जा रहा है? अंकित काला और चंद्रमोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए, उत्तराखंड की खबरों का रुख करने से पहले रुख कर लेते हैं दिल्ली से। एक बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में 9वीं और 11वीं के स्कूल खुल गए हैं और इसके लिए खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया स्कूल पहुंचे, वहां पर टीचर से बात की, बच्चों से बात की। पूरी तरीके से स्कूलों में तैयारी की गई है और हर नियम का पालन किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि 9वीं और 11वीं के स्कूल खोल दिए गए। मनीष सिसोदिया खुद स्कूल पहुंचे, वहां पर जायजा लिया व्यवस्थाओं का, किस तरीके से कोरोना का पालन किया जा रहा है, कोरोना के नियमों का औचक निरीक्षण किया है डिप्टी सीएम ने और वहां पर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। और दिल्ली सरकार जिस तरीके से स्कूलों को लेकर ज्यादा चौकन्ना रहती है, तैयारियां करी जाती है, सुविधाएं दी जाती है, व्यवस्थाएं वहां पर सुनिश्चित की जाती है, उसी को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया खासे यहाँ पर ध्यान देते हैं। और इसी के लिए क्योंकि आज से क्लासेस शुरू कर दी गई है और औचक निरीक्षण डिप्टी सीएम ने किया है और वहां पहुंचे, बच्चों से बातचीत की, वहां देखा कि सभी बच्चे स्कूल में मास्क लगाकर पहुंचे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग उनकी की गई, कोरोना नियमों का पालन किया जा रहा है पूरी तरीके से, कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन वहां पे किया गया। औचक निरीक्षण में डिप्टी सीएम ने ये पाया और साथ ही जो बच्चे स्कूल पहुंचे थे उनसे बातचीत भी डिप्टी सीएम ने की कि किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं हैं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। और इसी को लेकर टीचर से भी बातचीत की कि किस तरीके से स्कूल की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि एक भी कमी भारी पड़ सकती है और ये दिल्ली सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती है। और लगातार स्कूल यानी कि शिक्षा के लिए दिल्ली सरकार काम कर रही है और उसी के चलते स्कूलों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। औचक निरीक्षण डिप्टी सीएम की तरफ से किया गया और डिप्टी सीएम खुद स्कूल पहुंचे और आज ही 9वीं और 11वीं के स्कूल खोले गए हैं और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए खुद डिप्टी सीएम स्कूल पहुंच गए। वहां पर तैयारियों का जायजा लिया, कैसी व्यवस्थाएं है वहां पर, पढ़ाई कैसी चल रही है, बच्चे मास्क लगाकर आए हैं या नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है या नहीं, सैनिटाइजर दिया गया है नहीं, क्योंकि देखा गया था कोरोना काल में स्कूल बाधित हुए थे लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब जैसे माहौल नॉर्मल होता जा रहा है और इसी के चलते 9वीं और 11वीं की कक्षाएं खोल दी गई, स्कूल पहुंचे हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। ये तस्वीरें आपको सीधे हम दिखा रहे हैं। औचक निरीक्षण किया है उन्होंने, तैयारियों का जायजा लेने के लिए, व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए। ये सीधी तस्वीरें उस वक्त की जब औचक निरीक्षण के लिए डिप्टी सीएम पहुंच गए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, औचक निरीक्षण डिप्टी सीएम ने किया है। तो ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम पहुंचे स्कूल में, व्यवस्थाओं का जायजा उन्होंने लिया और सारी व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त नजर आए। और देखिए, औचक निरीक्षण के दौरान हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुन लीजिए। स्कूलों को खोला गया था, वहीं अब 9वीं और 11वीं के भी स्कूलों को खोल दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री स्कूल में यहाँ पर आए हुए हैं, बच्चों से बातचीत भी कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मुंह पे मास्क लगाने के साथ पूरे कोरोना गाइडलाइंस का पालन यहाँ पे किया जा रहा है। बच्चों से सवाल भी किए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री है तो इनकी पूरी जिम्मेदारी है कि ऐसे वक्त में अगर स्कूल खोला गया है तो क्या कुछ कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी किया जाए और बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी पूरी तरीके से होती रहे। और अभी हम इनसे बात करने की कोशिश भी करना चाहेंगे क्योंकि
9th के क्लास के बच्चों 11th क्लास के बच्चों के स्कूल खोले गए हैं। हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। फेस टू फेस क्लास का जो मज़ा है वो ऑनलाइन में नहीं है। जी चलिए अमीन साहब, सर क्या कुछ अभी तक 10वीं 12वीं के स्कूलों को खोला गया था, अब 9वीं 11वीं के स्कूलों को भी खोला गया है क्लास को, तो क्या कुछ आप लोगों की तरफ से तैयारी है? नहीं, हमारी तो तैयारी पूरी है, हमारे टीचर्स हमारे प्रिंसिपल सब तैयार हैं और आज से 9वीं और 11वीं के स्कूल भी खुल गए हैं बैठ जब तो अच्छा लग रहा है बच्चों को वापस स्कूल में देख के। तो सर क्या लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस में पूरी तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम? बच्चों का यही मानना है कि ऑनलाइन क्लास जो है वो मतलब इनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है और सब जानते हैं इस बात को कि ऑनलाइन क्लास काम चलाऊ है। अगर पढ़ाई होनी है तो स्कूल में आके हो सकती है और आज बच्चे आके खुश हैं स्कूल में। सर इसके बाद और भी क्लास के बच्चों के स्कूल खोले जाएंगे? नहीं, अभी तो हम 9वीं से लेके और 12वीं तक खोल रहे हैं। आज से 9वीं और 11वीं के खुल गए हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं। अभी सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। आप शिक्षा मंत्री हैं सर, तो क्या कुछ स्कूल के प्रशासन को भी आप लोगों की तरफ से कहा गया कि क्या क्या नियम का पालन करवाना है? नहीं, पूरे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल्स हमारे ऑफिसर्स पूरा देख रहे हैं इसको, हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं सब कोविड का। सर कोरोना काल में ऐसी पहल करना जो कि अभी और राज्यों में पूरी तरीके से नहीं हो पाई है, तो कैसा लगा? नहीं, मुश्किल तो है पर इंतजार नहीं कर सकते ना कि एक दिन 0 केस डे आएगा और तब स्कूल खोलेंगे। स्कूल तो खोलने ही पड़ेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमने बात की दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी से। इन्होंने साफ तौर पर बोला, जैसा कि आप पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं, कि कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पालन करने के साथ साथ बच्चों को शिक्षा देना भी जरूरी है और इसी की वजह से कोरोना काल को देखते हुए भी 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोला गया, जिससे बच्चे फेस टू फेस अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकें और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। और चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड में 8 फरवरी से स्कूल खुलेंगे। बता दें कि स्कूल खोलने के लिए राज्य सरकार ने एसओपी जारी कर दी है। स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। स्कूल खोलने से पहले सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। स्कूल में सभी बच्चों को मास्क लगाना होगा। हर स्कूल में नामित होगा एक नोडल अधिकारी और 8 फरवरी से कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी स्कूल जा सकेंगे। अब स्कूल खुलने की बारी आ चुकी है, क्योंकि अब कोरोना महामारी का जो असर है वो कम होता जा रहा है और आम जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। अब स्कूल खोले जाएंगे, 8 फरवरी को स्कूल खोले जाएंगे और बच्चे स्कूल पहुंचेंगे काफी समय बाद, और इसीलिए कोरोना गाइडलाइन का पालन कराना बेहद जरूरी है। और इसके लिए ये कहा भी किया है, एसओपी भी जारी कर दी गई है। चंद्रमोहन आगे की जानकारी देंगे। चंद्रमोहन, 8 फरवरी से स्कूल खोले जाएंगे, फिलहाल कैसी तैयारी स्कूलों की तरफ से की गई है? एसओपी में क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार ने स्कूलों को खोलने के संबंध में एसओपी जारी कर दी है। जो कोरोना का आंकड़ा है उसका ग्राफ लगातार गिर रहा है, उसको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है, क्योंकि करीब करीब 1 साल अब हो जाएगा, पिछले मार्च से ही राज्य में स्कूल बंद है। हालांकि 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पहले स्कूल खोल दिए गए थे, लेकिन अब 6, 7, 8, 9 और 11वीं क्लास के लिए भी स्कूल खुलेंगे। तो 6 से लेकर 12वीं तक जो बच्चे पढ़ते हैं सभी, चाहे वो उत्तराखंड में कोई सा ही बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या कोई अन्य बोर्ड हो, सभी की जो क्लासेस है वो शुरू होंगी और 8 फरवरी से बच्चे अपने स्कूल में जा सकेंगे। स्कूलों को खोलने से पहले जो है उसमें सैनिटाइजेशन करने के निर्देश एसओपी में दिए गए हैं। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल का भी स्कूल के अंदर पूरी तरह से पालन किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी और सभी बच्चों को और टीचर्स को मास्क पहन के आना होगा। और कोई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने भी आते हैं तो उनको भी अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर आना होगा। और साथ ही हर स्कूल में एक नोडल अधिकारी भी नामित होगा, जो कोविड का प्रोटोकॉल पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये सुनिश्चित करेगा। उसकी जिम्मेदारी केवल यही रहेगी कि वो नियमों का ठीक से पालन करवाए। तो अब स्कूल जो है वो खोल दिए जाएंगे और पूरी तरह से उसका सैनिटाइजेशन करने के बाद, और जब बच्चे आएंगे तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। और जो सार्वजनिक रूप से सुबह स्कूलों में प्रार्थनाएं होती हैं, उस दौरान भी क्योंकि सारे स्कूल के बच्चे एक साथ आते हैं, तो उस दौरान भी खास सतर्कता बरती जाएगी। 8 फरवरी से स्कूल खोलने को लेकर एसओपी जारी कर दी गई। ठीक है, शुक्रिया चंद्रमोहन ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और चलिए अब खबर पिथौरागढ़ से है, जहां नेपाल से जुड़े सभी इंटरनेशनल पुलों को खोला जाएगा। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलों को खोलने की अनुमति दे दी है। पिछले साल 22
मार्च से ही ये पुल बंद है। नेपाल से जुड़े सभी पुलों को बंद कर दिया गया था। आवाजाही दूसरे देशों की बंद कर दी गई थी क्योंकि महामारी का प्रकोप बहुत ज्यादा था। कोरोना के चलते नेपाल बॉर्डर पर सभी पुल बंद कर दिए गए थे, इंटरनेशनल पुल बंद किए थे। लेकिन अब बताया जा रहा है, गृह मंत्रालय की तरफ से ये आदेश दे दिया गया है कि पुलों को खोल दिया जाए। नेपाल पहले ही अपनी तरफ से सभी पुल खोल चुका है। इंटरनेशनल पुलों के खोलने से बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को अब राहत मिल जाएगी। हम जानकारी आपको दे रहे हैं कि अब जल्द ही पुलों को खोल दिया जाएगा। इंटरनेशनल पुल जो कि महामारी की वजह से बंद कर दिए गए थे, अब उन्हें खोला जाएगा। गृह मंत्रालय की तरफ से ये अनुमति दे दी गई है, परमिशन मिल गई है, तो लोगों को बेहद राहत मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आज भी प्रदेश में जताई जा रही है बारिश और बर्फबारी की संभावना। पिथौरागढ़ जिले और चौकोड़ी मुंसियारी में भारी बर्फबारी। चौकोड़ी और मुंसियारी पर्यटक पहुंचे हैं, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में जमकर बर्फबारी लगातार जारी है। बर्फ की सफेद चादर में ढक गया औली। धनौल्टी में बर्फ से पूरी पहाड़ियां, चोटियां सज चुकी हैं और मसूरी में जमकर बर्फबारी हो रही है। प्रशासन ने हालांकि मोर्चा संभाल लिया है और गुरुवार को बता दें कि कई इलाकों में बर्फबारी हुई थी, तो सीजन की पहली बर्फबारी ये बताई जा रही है। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, लेकिन ठंड भी बढ़ गई है। बर्फबारी के मद्देनजर एसडीआरएफ को भी अलर्ट किया गया है, कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई घटना ना हो जाए, इसके लिए एसडीआरएफ को भी अलर्ट किया गया है। प्रशासन ने अब मोर्चा संभाल लिया है। मौसम बदल रहा है, बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है। हालांकि संभावना जताई गई थी उसी के मुताबिक बारिश और बर्फबारी हो रही है। कई इलाकों में बारिश हुई है और सीजन की पहली बर्फबारी बताई जा रही है। गुरुवार को कई इलाकों में बर्फबारी हुई और ये कहा जा रहा है कि सीजन की ये पहली बर्फबारी है। मैदानी इलाकों में बारिश हुई है, लेकिन उससे ठंड भी बढ़ गई है। तो बर्फबारी के जरिए एसडीआरएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है और आज भी प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना जाहिर की जा रही है। मौसम विभाग पहले ही अलर्ट कर चुका था, पहले ही संभावना जताई गई थी मौसम विभाग की तरफ से कि बारिश और बर्फबारी होगी और उसी के तहत बारिश और बर्फबारी हुई भी है। और आज भी बताया जा रहा है कि इसी तरीके से बारिश और बर्फबारी हो सकती है और इसलिए एसडीआरएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पिथौरागढ़ चौकोड़ी मुंसियारी में भारी बर्फबारी हुई है। हालांकि पर्यटक इसका लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे हैं। चेहरे लोगों के खिले नजर आ रहे हैं, लेकिन बारिश जिस तरीके से हुई है उससे ठंड भी बढ़ गई है। सर्द हवाओं से लोगों को ठंड का सामना भी करना पड़ रहा है। तो बर्फ की सफेद चादर में औली ढका हुआ नजर आया। बेहद अद्भुत ये नजारा देखने को मिला, लेकिन लोगों को थोड़ी परेशानी इससे जरूर होती हुई नजर आई। तो ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बर्फबारी हुई है, पर्यटक वहां पर पहुंचे हैं, लुत्फ इसका उठा रहे हैं। और संवाददाता जसवीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जसवीर, मौसम बदल रहा है, बारिश हुई है, बर्फबारी हुई है, आज भी अलर्ट जारी किया गया है, क्या कहा गया है? बिल्कुल, मौसम विभाग ने पहले ही 2 दिन के लिए खास तौर पर 4 और 5 फरवरी के लिए अलर्ट जारी किया था। इसमें साफ संकेत दिए गए थे कि जो मैदानी इलाके हैं उनमें कहीं ना कहीं हल्की बारिश होगी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी लगातार चलेगी। तो ये आज जो देखने मिला कि सुबह तक, अभी मैं हरिद्वार की अगर बात करूं तो हरिद्वार में अभी सुबह तक बारिश हो रही थी, अब हल्की सी धूप निकली है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने राहत मिली। लेकिन साथ में एक चीज जो महत्वपूर्ण वो ये है कि जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है उसे लेकर के कहीं ना कहीं जो दिल्ली जो दूर दूर के जो पर्यटक है वो कहीं ना कहीं से लुभा रहे हैं और पूरे पहाड़ी क्षेत्र से गुलजार हो रहे हैं। तो इसका एक फायदा मिल रहा है कि हरिद्वार जैसे क्षेत्र में भी ये लोग होकर गुजर रहे हैं। तो जी ठीक है जसवीर, जी ठीक है जसवीर, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और संवाददाता सुनील सोनकर भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। सुनील, क्योंकि हरिद्वार की बात जसवीर कर रहे थे, आप बताइए कि कितने जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, कितने जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जाहिर की गई है? ये देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग ने 2 दिनों का अलर्ट जारी किया था, यहाँ पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया था और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो अनुमान जताया था वो भी बिल्कुल सटीक साबित हुआ। मसूरी और आसपास के क्षेत्र की बात करी जाए तो इस समय बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी है। धनौल्टी में बहुत ज्यादा बर्फ है और कहीं ना कहीं ये जो बर्फ है ये लोगों के लिए खुशहाली तो लेकर आई है, परंतु दिक्कतें भी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। जिस तरीके से मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है उससे
कहीं ना कहीं लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कत आ रही है। सड़क में बर्फ की वजह से फिसलन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिससे वाहन फिसल रहे हैं। ऐसे में वाहन जहाँ के तहाँ वहीं रुक गए हैं और पुलिस द्वारा इन आवाजाही को सुचारू करने के लिए जेसीबी के माध्यम से बर्फ को हटाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस द्वारा सभी मोर्चों पर, सभी चौकों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। और ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे अब दिन चढ़ेगा, क्योंकि धूप भी अब सुबह के समय निकल गई है, पर्यटकों का जहाँ फ्लो मसूरी की तरफ है वहीं गाड़ियों की भी आवाजाही बहुत ज्यादा है। तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो ये बर्फ पिघलना शुरू होगी और जो वाहन है उनकी आवाजाही यहाँ पर शुरू हो सकती है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। कोशिश ये की जा रही है कि जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जी, यानी कि लुत्फ लोग उठा रहे हैं, लेकिन परेशानियों का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है। उन परेशानियों को दूर करने के लिए एसडीआरएफ को भी तैनात किया गया। बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चले इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप www.hindikhabar.com पर विजिट करिए। नमस्कार।